Good morning and assalamu alaikum, my dear students. I hope you're fine and doing well. So today we are going to start our lecture number 11 on chapter number 3, that is atomic structure. In this lecture we will discuss about the terms of electron activity and ionization potential. In the last lecture we started about to learn for some important terms in this chapter. So first of all, ionization potential. Definition: the amount of energy which is required to pull out electrons from outermost orbit of a gaseous atom is called ionization potential or ionization energy. It is an एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो बेटा आयनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन आपसे क्या कहती है कि आपके पास वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी गैसेस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, पुल आउट करने के लिए, उससे क्या कहते हैं हम आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आप इस डायग्राम में देखें बेटा, एक एटम का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। अगर देखें तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है? सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन इस लास्ट शेल में होंगे ना। तो इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट से उस इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना इजी तो नहीं होगा ना। तो बेटा उसको हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी जब हम उसे देंगे तभी वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा ना। तो वो एनर्जी जो उसको रिक्वायर्ड होती है कि हम उसको वहां से निकालें, उस एनर्जी को ही बेसिकली क्या कहा जाता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाता है या आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। The energy required to remove first electron is called first ionization energy. The energy which is required to remove the second electron is called second ionization energy. सही है बेटा। तो अगर आपसे कहा जाए, देखिए इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे हैं ना एटम के अंदर, और हो सकता है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी एक से ज़्यादा हो। ज़रूरी तो नहीं कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा हो। लेकिन बेटा आप एक साथ तो सबको नहीं रिमूव कर सकते ना। अगर उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में भी एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो आप सबको एक साथ वहाँ से पुल आउट नहीं कर सकते। एक टाइम में एक ही पुल आउट होगा ना। तो जब वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड हो उसके फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उसको हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और वो एनर्जी जो कि फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव करे, उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। सो बेसिकली ये वही चीज़ है कि आपने आयनाइजेशन एनर्जी तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो रहा है, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम में होगा, अगर एक से ज़्यादा हो रहा है तो उसको आप फर्स्ट आयनाइजेशन कह देंगे, और दूसरी दफ़ा हो रहा होगा तो उसको आप सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ एल्युमिनियम की एग्जाम्पल दी है। एल्युमिनियम का एक न्यूट्रल एटम है। फर्स्ट टाइम में उससे एक इलेक्ट्रॉन निकला, तभी उस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो आपके पास इस फिगर में दिखाई गई है वो कितनी है? 580 किलो जूल पर मोल। अब अगेन आपको पता है एल्युमिनियम पे +3 तक चार्ज आ सकता है। तो अगर उसका सेकंड इलेक्ट्रॉन भी वहां से नॉकआउट करना है, यानी एल्युमिनियम जो ऑलरेडी एक प्लस के फॉर्म में है, वहां से दूसरा भी इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उस पर क्या चार्ज आएगा? 2+ हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाएगा। और इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, वो एनर्जी जिसने यहाँ से एक मजीद इलेक्ट्रॉन निकाला, वो हमारे पास सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इसकी क्या आ गई? 15 किलो जूल पर मोल। अगेन देन सेकेंड के बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से निकल सकता है। एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एल्युमिनियम जो कि 2+ चार्ज था, वहां से अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो एल्युमिनियम पे 3+ चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और इसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? 2740 किलो जूल पर मोल। इसी तरह से एल्युमिनियम में से एक और निकालेंगे, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी। तो बेटा इसी तरह से मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते चले जाएंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकला उसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड भी निकलता है तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, एंड देन फोर्थ भी निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? दिस इज द फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। सेकेंड इलेक्ट्रॉन की इतनी थी, थर्ड की इतनी थी, फर्स्ट की इतनी थी, फोर्थ की इतनी थी। तो बेसिकली इस मैचिंग ऑफ एनर्जी ना, जैसी उसको रिक्वायर्ड एनर्जी मिलेगी वो वहां से नॉकआउट हो जाएगा। तो जिसकी एनर्जी जब मैच करेगी वो उसी सीक्वेंस से करेगा ना। जो पहले निकल जाएगा उसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। So this is all about for the types. Mean we are saying that it's the first electron, it's the second electron ionization energy. Units, it is measured in kilocalorie per mole or electron volt.
हमारे पास जो इसके यूनिट होते हैं बेटा वो हमारे पास इसके किलो कैलोरी पर मोल भी इसमें मेजर कर सकते हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी करते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास बराबर होता है 23.06 किलो कैलोरी पर मोल की, और जो इसका एसआई यूनिट है वो हमारे पास होता है किलो जूल पर मोल। सो बेसिकली अगर वैसे पूछा जाए तो मेजर हम दूसरे यूनिट्स में भी कर सकते हैं, बट एसआई यूनिट इसका क्या है आपके पास किलो जूल पर मोल। So now factors on which IP depends: size of the atom. If the atom has larger size, then there will be lesser force of attraction due to the larger distance of its nucleus from the valence electron. Hence, lesser energy will be required to remove the electron. Thus, the IP will be less. सही है बेटा, साइज ऑफ एटम का बहुत रोल है आयनाइजेशन पोटेंशियल में। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एटम का साइज बड़ा होगा तो अब बड़ा जब होगा तो बेटा उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से वो दूर हो जाएगा, तो अल्टीमेटली उसकी अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस से वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए आपको कम एनर्जी चाहिए होगी वहां से रिमूव करने के लिए। जितना न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रॉन होगा बेटा पॉजिटिव नेगेटिव दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वहां पर आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर वही इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज से दूर चला गया, वहां से अट्रैक्शन उसकी कम हो गई, तो वहां से उसको रिमूव करना कंपैरेटिवली इजी होता है। इसीलिए साइज ऑफ एटम जब बढ़ रहा होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट भी बढ़ रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता चला जाता है, और दूर वाले इलेक्ट्रॉन को हम इजीली वहां से रिमूव कर सकते हैं। इसलिए वहां आयनाइजेशन एनर्जी पोटेंशियल बहुत ज्यादा नहीं देनी पड़ती, बल्कि वो इजीली वहां से रिमूव हो जाता है। सो इन दिस वे साइज ऑफ एटम डिपेंड करता है आयनाइजेशन पोटेंशियल पे। सो इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट बिगर साइज ऑफ एटम लेसर आयनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सही है, तो आपके पास जैसे जैसे साइज एटम का बड़ा होता है उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होती जाती है, और हमें पता है डाउन द ग्रुप क्या होता है हमारे पास, आईपी कम होना शुरू हो जाती है डाउन द ग्रुप। स्मॉलर साइज ऑफ एटम होगा, जितना ज्यादा छोटा एटम होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होंगे, तो वहां आपको ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल देनी पड़ेगी ताकि वहां से इलेक्ट्रॉन को आपको रिमूव करवाना है। अब वहां पे जब तक आप ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल नहीं देंगे तब तक वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस बहुत ज्यादा होगी। सो ऐसे वाले इलेक्ट्रॉन को आपको रिमूव करना इतना ईजी नहीं होगा, क्योंकि वो छोटा साइज है, न्यूक्लियस के करीब है। सो इन दिस वे अगर छोटा साइज होगा तो उसकी हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी, इसके कंपैरेटिवली बड़ा साइज होगा तो उसकी लेस आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी। सेकेंड आपके पास जो फैक्टर आता है बेटा वो है मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन of nucleus for valence electrons. Thus, greater energy will be required to remove electron from its valence shell. Ionization potential will be high. सही बेटा, अगर आपके एटम के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसका भी क्या मतलब है कि उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसकी न्यूक्लियस की उसके इलेक्ट्रॉन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगी। उसकी वजह से जब उसमें इनके दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो आपको एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होगी ना, ताकि वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सके। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी ज्यादा हो गई, अब वो इतने इजिली वैलेंस इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव नहीं होंगे, आप ज्यादा एनर्जी दोगे तभी वो वहां से रिमूव हो सकता है। सो ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, आयनाइजेशन पोटेंशियल will be high. कंक्लूजन हम कैसे देख सकते हैं बेटा, ग्रेटर मैग्नीट्यूड विथ स्मॉलर साइज ऑफ एटम, हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, साइज स्मॉल होगा अल्टीमेटली, और आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल वहां ज्यादा हो जाएगी। ग्रेटर मैग्नीट्यूड होगा विद ग्रेटर साइज ऑफ एटम, लेसर आयनाइजेशन पोटेंशियल। वहां आपको अगर उसके ग्रेटर मैग्नीट्यूड है लेकिन साइज ऑफ एटम भी ग्रेटर है तो फिर वहां पर आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी, कम होगी। सही है, यानी जो बेसिकली आपका मैग्नीट्यूड है वो कम होगा तो वहां पर आपके जो जो आपकी इंट्रैक्शन है फोर्स ऑफ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो भी कम होगी, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी अल्टीमेटली वहां आपकी क्या होगी, कम होगी। सो lesser magnitude with the greater size of atom, lesser will be the ionization potential.
The third factor which we are going to be discuss is screening effect. So the shell between the nucleus and valence electron reduce the force of attraction between the nucleus and valence electrons. Greater the numbers of the shells between the nucleus and valence electrons, lesser will be the electron nucleus attraction and less will be the ionization potential. स्क्रीनिंग इफेक्ट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्रीनिंग इफेक्ट कौन सा है। तो बेटा नाम से जैसे लग रहा है स्क्रीनिंग, ये वो वाली स्क्रीनिंग नहीं है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब है कि यहाँ पर जो आपके शेल्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं ना, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट आता जा रहा है। क्या मतलब है इसका कि जो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान है वो आपकी अट्रैक्शन कम होती जाएगी, स्क्रीन्स बढ़ती जा रही है ना, सेल्स के ऑर्बिट्स बढ़ते जा रहे हैं। सो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेल्स बढ़ने से जो है वो क्या होगी, अट्रैक्शन कम होती जाएगी। तो ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स जो होंगे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ लेस अट्रैक्टेड होंगे और उसकी वजह से आयनाइजेशन पोटेंशियल वहाँ कम होगी। अगेन सम ऑफ द जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, इट इज़ रिलेटेड टू दैट थिंग अगेन, कि जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट शेल्स के बढ़ने का इफेक्ट आता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन उसके न्यूक्लियस से कम होती जाएगी और वहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल कम चाहिए होगी, क्योंकि वो इजीली वहाँ से रिमूव हो सकता होगा। अच्छा बेटा यहाँ पे इस डायग्राम में देखें, एक बड़ी अच्छी बात आपको दिखाई जा रही है कि अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस की क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। पॉजिटिव चार्ज है, हमेशा यूनिवर्स में पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन बेटा अगर शेल्स बढ़े तो देखें इनमें इलेक्ट्रॉन, जिससे पहले वाले में इलेक्ट्रॉन है वो तो इसे एक दूसरे से दूर रखेंगे ना, इलेक्ट्रॉन में सेम चार्जेस में क्या होगी, रिपल्जन होगी। सो दैट्स वाई यहाँ पे इस रिपल्जनिक इफेक्ट से भी वो उसका निकलना क्या होगा, मजीद आसान हो जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, रिपल्जन बढ़ती जाएंगी, दूर दूर होंगे एक दूसरे से और आराम से निकल सकते होंगे वहां से। So this is all about for the concept of ionization potential. So now we are going to discuss our second term, which is electronegativity. Definition: the tendency or power of atom in a molecule to attract the shared pair of electrons toward itself is called its electronegativity. सही है बेटा, किसी भी एटम की मॉलिक्यूल के अंदर अगर वो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सके तो उस कैपेसिटी को, उस टेंडेंसिटी को, उस पावर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी अगर आपके पास कोई एटम है, उसका मॉलिक्यूल है, वो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेना चाहता है, तो अगर वो ये एबिलिटी रखता है कि वो अपनी तरफ कोई शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच ले, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपके पीरियोडिक टेबल में बेटा जो सबसे ज्यादा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करूं तो वो क्या है, फ्लोरीन है। सही है, यानी अगर देखें तो 5, 6 और 7 ग्रुप में आपकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट पाए जा रहे हैं। और सबसे कम बेटा आपके पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सीजियम की होती है, दैट इज 0.7। तो समटाइम्स आपसे एमसीक्यूज में क्वेश्चन भी आ जाता है कि विच एलिमेंट हैज द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू। सो फ्लोरीन हैज द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू and which one has the lower electronegative value. So cesium has the lower electronegative value, that is 0.7 in the periodic table. पूरे periodic table में इसकी सबसे कम है और इसकी सबसे ज्यादा है। So now the applications of electronegativity. The first application of electronegativity is electronegativity helps in predicting the nature of bond in a molecule. If there is greater difference more than 2 between electronegativity of two atoms, then they will form an ionic compound. Example: cerium and fluorine having difference of 3 in their electronegativity form an ionic compound. बेटा जो फर्स्ट एप्लीकेशन आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की है वो ये है कि अगर आपके पास दो एटम्स के दरमियान उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2 से ज़्यादा हो तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो आयनिक कंपाउंड है या आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको हेल्प करती है ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि अगर एक मॉलिक्यूल बन रहा है तो उसमें जो बॉन्ड बनेगा उसकी नेचर क्या होगी। यानी जब दो एटम्स कंबाइन होंगे तो अगर आप उनको पता हो कि उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कितना फर्क है, यानी अगर वो 2 से ज़्यादा होगा तो आयनिक बनाएंगे, अगर 2 से कम होगा तो वो आपके पास कोवलेंट बनाएंगे। सो इन दिस वे अगर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखी, सीरियम एंड फ्लोरीन है, तो अगर इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपके पास 3 आता है तो इसका मतलब आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि डेफिनेटली दे आर गोइंग टू मेक एन आयोनिक बॉन्ड और जो इसके नतीजे में हमें कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, आयोनिक कंपाउंड मिलेगा। सो इन दिस वे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वैल्यूज पता होंगी तो आपको पता होगा कि अगर दो एटम कंबाइन हो रहे हैं तो उनमें किस नेचर का बॉन्ड बनेगा। सेकेंड, आपको पता चलता है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर
Most electronegative elements are non-metallic in character, such as fluorine, chlorine, bromine, whereas least electronegative elements are metallic in nature. यानी ऐसे एटम्स जो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होती है, मोस्टली वो आपके पास क्या होते हैं, नॉन मेटालिक करेक्टर रखते हैं, और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू आपके पास कम होती है वो कौन सा करेक्टर रखते हैं, मेटालिक. सो इन दिस वे आपको मेटालिक और नॉन मेटालिक करेक्टर के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू से. थर्ड आपको क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड. हमें स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड भी पता चल रही होती है कि हमारा कंपाउंड कितना स्टेबल है, हम उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज की बेसिस पर बता सकते हैं. इफ टू एलिमेंट्स हैव मोर और लेस द सेम ईएन कंबाइन, द कंपाउंड फॉर्म विल बी अनस्टेबल. अगर आपके पास दो एटम्स ऐसे कंबाइन हो रहे हैं जिनकी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की या कम है, तो वहाँ पर उनके अनस्टेबल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. एग्जाम्पल आपके पास है हाइड्रोजन और फॉस्फोरस जब कंबाइन होते हैं फॉस्फीन बनाने के लिए, तो वो बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होता है. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और फॉस्फोरस के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए जो उनके नतीजे में हमें कंपाउंड मिलता है वो अनस्टेबल है. सो इन दिस वे आपको ये भी पता चल गया कि अगर डिफरेंस कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का या बहुत लेस है या समहाउ सेम है, तो वहाँ पर जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो इतना स्टेबल नहीं होता आपके. देन आपके पास फैक्टर्स आ जाते हैं, फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स. सो जो फर्स्ट फैक्टर है यहाँ भी आपके पास वो क्या है, साइज ऑफ द एटम. द एटम ऑफ स्मॉलर साइज आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. जो छोटे साइज के एटम्स होते हैं आपके पास वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. ठीक है, हम इसको पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, रीज़न आपके साथ फिर से डिस्कस कर दिया जाता है. द स्मॉलर द साइज ऑफ एन एटम द ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर स्मॉलर साइज एटम्स विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सही है, जितना छोटा एटम का साइज होगा उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगी. सो उसी वजह से वहाँ भी स्मॉलर साइज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा, ज़्यादा कैपेबिलिटी होगी. जितना छोटा साइज होगा उतनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी. केटाइंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन पेरेंट एटम. ठीक है, आपके पेरेंट एटम, अगर पेरेंट एटम से केटाइन कब बनता है, जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो बेटा केटाइंस की वैल्यू आपके पास En की ज़्यादा होती है. अब इसके पीछे रीज़न क्या होता है, it is because cations are smaller in size than the corresponding parent atom. Example, electronegativity of lithium ion is 2.5 while that of lithium is 1. बेटा जब आयन बनता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं पॉजिटिव आयन की बात करूँ तो वो विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है ना. पॉजिटिव चार्ज कब आता है, केटाइन कब बनता है, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा. तो बेटा अगर आपके पास केटाइन है बन रहा है तो उसका साइज उसके पेरेंट एटम से कम हो जाएगा ना, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा. अब उसका साइज जो पहले था उतना बड़ा तो नहीं रहेगा, लूज करने के बाद उसका साइज कम हो जाएगा. सो आपके पास इसीलिए जब हम देखते हैं, अगर यहाँ पे जैसे आपको एग्जांपल दी गई है, अगर लिथियम का पेरेंट एटम है, नॉर्मल है, उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हुआ हुआ, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है. लेकिन जैसे उससे एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, उसने केटाइन बनाया, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, 1 से कहाँ चले गई, 2.5. सो इन दिस वे केटाइंस जब बनते हैं उनका साइज छोटा हो जाता है पेरेंट एटम से, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, बढ़ जाती है. Anions are less electronegative than parent atom and again same, वहां पर अगर बढ़ रही है तो यहाँ क्या होगी, कम होगी. एनायंस कब बनते हैं बेटा, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन ऐड होता है. नेगेटिव चार्ज किसी भी एटम पे कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है. सो जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ऑलरेडी उसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे मजीद इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अब वहां पे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन की उसके न्यूक्लियस से भी क्या हो जाएगी, मजीद कम हो जाएगी. इट इज बिकॉज एनायंस आर लार्जर इन साइज देन देयर पेरेंट एटम. एग्जांपल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोराइड इज 0.78 while that of the fluorine is 4. सही है, अब पेरेंट एटम से उसका साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा, और साइज बड़ा हो जाएगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम हो जाएगी. फ्लोरीन, जैसे मैंने आपसे कहा था कि फ्लोरीन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है आपके पीरियोडिक टेबल में विद वैल्यू 4, बट जैसे ही उसका फ्लोराइड आयन बना, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसकी वैल्यू देखें कितनी कम हो गई है इनकी, 0.78.
देन आपके पास जो फैक्टर आता है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज इन अ पीरियड। हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, हमें पता है कि उसमें वर्टिकल लाइन भी होती है, हॉरिजॉन्टल भी होती है। वर्टिकल ग्रुप रिप्रेजेंट करती है एंड हॉरिजॉन्टल पीरियड्स करती है। तो हम अक्सर सीरीज वाइज देख रहे होते हैं ना कि क्या ट्रेंड बन रहा है। तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है किसी भी पीरियड में, यानी अगर आप यूँ देखें तो ऐसे एंड तक जाते जाते आपके पीरियोडिक टेबल में उसकी वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बढ़ जाती है। रीजन क्या है इसके पीछे बेटा? द न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग वाइल द एटॉमिक साइज इज डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल। आपके पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते जाते क्या होता है, एटॉमिक साइज कम होना शुरू हो जाता है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू बढ़ती चली जाती है। स्मॉलर एटम्स हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। स्मॉलर एटम हैव ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगेन साइज भी मैटर करता है बेटा। जितने छोटे एटम होते हैं उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की न्यूक्लियस की टुवर्ड इट्स सेंटर ज़्यादा होती है, इसीलिए वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है। और लेफ्ट टू राइट पीरियड में भी तो यही हो रहा होता है कि आपके जैसे जैसे जो है वो एटॉमिक साइज जो है वो कम होता जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सही है, ये तो हमने पीरियड्स की बात की। पीरियड्स में क्या होता है, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं ईएन की वैल्यू बढ़ रही होती है। लेकिन वर्टिकल लाइंस की बात करें तो आपके पास जो है हम देख लेते हैं ना कि नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप क्या होती है, कम होना शुरू हो जाती है। एज वी गो, रीजन क्या है, एज वी गो डाउन अ ग्रुप देयर इज इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम वाइल द इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम ईएन वैल्यू विल बी डिक्रीज। अब ऐसा क्यों हो रहा होता है बेटा, क्योंकि जब हम फर्स्ट से नीचे तक आ रहे होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जब हम इस तरह ट्रेंड देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 7 अगर यहाँ है तो ग्रुप 7 के 1 2 3 4 5 8 तक अगर हम जा रहे हैं, इस तरह जब जाते हैं तो बेटा वहाँ क्या होता है, उसकी वैल्यू साइज क्या होता है एटम का, बढ़ता चला जाता है। और जब साइज बढ़ेगा तो ईएन वैल्यू कम होती जाएगी। सो इन दिस वे जब हम डाउन द ग्रुप देख रहे होते हैं तो ईएन वैल्यू वहाँ पर कम होती चली जाती है, क्योंकि साइज ऑफ एटम वहाँ पर बढ़ता चला जाता है। So student, this is for our lecture number 11. So discussion about the important terms of related to chapter number 3 have been completed. I hope you have understand all the terms and all the concepts. Wish you very good luck. Allah Hafiz. Bye bye. Take care.